चलो देखो, हम लोग बेसिक का बात कर लिए इनकम टैक्स में। जिसका जिसका बेसिक का टॉपिक छूट गया है वो लोग अपना ऐप डाउनलोड करो, अपने ऐप से क्लास करो। ठीक है ना। यूट्यूब वाली जो क्लास है वो पिछले साल की क्लास है, प्रेजेंट टाइम का और पिछले साल का जो रेट रहेगा उसमें चेंजेस रहेंगे। ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट का है वो मैं अपलोड करता रहूंगा, वो अगर आप चाहें यूट्यूब से देखते रहेंगे। ठीक है ना। देखो अब हम लोग बात करें किसका। पहला टॉपिक अभी मैंने छोड़ दिया सैलरी को, अभी हम दूसरा करा रहे। सबसे छोटा टॉपिक है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। देखोगे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 22 से लेकर 27। ठीक है। देखोगे इसमें हम लोग बात जब करते हैं तो है सेक्शन 22, ये क्या है हमारा चार्जिंग सेक्शन। फिर ये सेक्शन 23 क्या है, एनुअल वैल्यू की बात करता है। माइनस किया इसमें सेक्शन 24 डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। ठीक है। ये 24 जो है ये डिडक्शन है, ये बताता है कि एनुअल वैल्यू में से कौन कौन से वैल्यू को आपको माइनस करना है, क्या क्या चीजें आपको माइनस करनी। फिर जो आ गया वो क्या है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखोगे सेक्शन 22 जो चार्जिंग सेक्शन ये कहता है अगर सेक्शन 23 में से सेक्शन 24 को माइनस कर दोगे जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या होगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। देखोगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन 25 की। इसमें बोला नो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24, है ना। इफ नो टीडीएस इज डिडक्टेड, अगर टीडीएस को डिडक्ट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी जब हम लोग आएंगे तो यहां पर बात करेंगे अगर आप आउटसाइड इंडिया इनकम भेज रहे हो तो उसके लिए टीडीएस रिक्वायरमेंट। ठीक है। फिर सेक्शन 25 एंड 25 डबल ये बात करता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है, ऐसा रेंट जो आप रियलाइज नहीं कर पाए। ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको आऊंगा 25 पर तो बताऊंगा। फिर 25B में बात करते हैं एरियर ऑफ रेंट। एरियर का मतलब आप पढ़े ही है, एरियर का मतलब क्या होता है डिफॉल्ट। ठीक है ना। जो पर्सन टाइमली रेंट का पेमेंट नहीं करता है वो क्या हो जाता है डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट को हम लोग एरियर ऑफ रेंट में कंसीडर करते हैं। ठीक है। 26 को आप बात करते हो किसमें को ओनरशिप, म्यूचुअल ओनरशिप की बात करते हो। एक कभी देखते हो ना एक से अधिक मालिक है, एक प्रॉपर्टी पर दो भाई का अधिकार है, को ओनरशिप है। तीन भाई का अधिकार है, मतलब जहां पर मालिक एक से अधिक होता है वहां पर हम लोग बात करते हैं को ओनरशिप की। ठीक है। फिर 27 बात करता है डीम्ड ओनरशिप की। कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर एक्चुअल ओनर अगर नहीं है उसके जगह पर जो बेनिफिशियल ओनर है उसको आप क्या मान लोगे डीम्ड ओनर मान लोगे। जैसे एक पिता नहीं है तो लड़के को नहीं मानोगे, उनकी वाइफ को मान, अपनी माता को मानेंगे। फिर अगर दोनों नहीं है तो बड़ा लड़का। ठीक है। तो उस तरह की सिचुएशन होगी, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक। आ जाओगे यहां पर हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलिए सब लोग आइए यहां पर ध्यान दीजिए, पढ़ोगे बैकग्राउंड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की। जब आप बात करते हो ध्यान दो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में मैंने यहां डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है इनकम एराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आप यहां पर इनकम जनरेट कैसे कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी को बेच दे रहे हो, सेल कर दे रहे हो। फिर इनकम एराइज फ्रॉम लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। दूसरे पार्ट में मैंने क्या बोला, आप क्या कर रहे हो रेंट पर। लेट आउट का मतलब क्या होता है रेंटल। अगर इनकम एराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। आपने प्रॉपर्टी को रखा है एज ए स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है बेचने के पर्पस रखा है। मेरा गाड़ियों का शोरूम है, अगर मैं वहां पर गाड़ी रखता हूं तो वो क्या है मेरा स्टॉक है कि नहीं, क्योंकि वह मेरा मेन एम क्या है हमको अपने गाड़ी को सेल करना है। बट जो पर्सन गाड़ी खरीद के लेके जा रहा है गाड़ी उसके लिए क्या है एसेट है कि नहीं। तो उसी तरह ध्यान रखोगे प्रॉपर्टी की जब मैं आप बात करूंगा, अगर हम प्रॉपर्टी डीलर हैं प्लॉट को सेल करते हैं, उसको सेल करने के बाद जो हमको इनकम होगी वो हमारी बिजनेस इनकम होगी नहीं। बट जो पर्सन प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है उसके लिए क्या है वो एसेट है। तो ध्यान रखोगे अगर प्रॉपर्टी मैंने एसआईटी के रूप में रखा है तो हमको जो इनकम हो रही है वो हमारी पीजीबीपी की इनकम होगी, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी है ना। फिर लीगल एक्टिविटी हो। बट ध्यान रखो कि जब आप इनकम टैक्स की बात करते हो यहां पर लीगल और इलीगल एक्टिविटी में किसी भी तरह का अंतर नहीं। ठीक है।
तो देखो कि ये मेरा बिजनेस प्रोफेशन का इनकम होगा, ये कहां टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी में। पीजीबीपी को सेक्शन 28 से लेके 44 में बताया गया, ठीक है, और भी सेक्शन बढ़ गए इसमें, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर देखो, तो पहली बात क्या हो गया सेल में, दो, पहला बात क्या हो गया, प्रॉपर्टी आपने कैसे रखा है, स्टॉक के रूप में या स्टॉक इन ट्रेड के रूप में। दूसरे में प्रॉपर्टी एंड लाइक इन्वेस्टमेंट, आपने प्रॉपर्टी को कैसे रखा हुआ, इन्वेस्टमेंट के रूप में। हमारे पास दो से अधिक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मैं खुद रहता हूं, एक को कुछ सालों के बाद बेच देता हूं, 3 साल 4 साल 5 साल, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर उसको भी रखते हैं 1-2 साल, फिर उसको भी बेचते रहते हैं। ऐसे से हम प्रॉपर्टी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं। फिर मेरे पास 3 प्लॉट हो गया, 4 प्लॉट हो गया, ऐसे प्लॉट होता रहता है। तो देखोगे यहां पर क्या है, अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रूप में आप रखे हो, अगर उससे कोई इनकम हो रही है, उसको बेचने से कोई इनकम हो रही है, वो इनकम कहां टैक्सेबल होगी, अंडर हेड कैपिटल गेन। हमने आपको बताया था इनकम के 5 हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो चौथा हेड जब हम लोग बात करते, कोई भी प्रॉपर्टी को अगर हम सेल करते हैं, उससे कोई इनकम होती है, वो कहां टैक्सेबल होगी, अंडर हेड कैपिटल गेन। बात समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो कैपिटल गेन को डिफाइन किया गया सेक्शन 45 से 55, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये दो बात क्लियर होगी आपको। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया, उससे इनकम होगी, तो सेल के लिए दो है, आप उसको एसआईटी में रखी हो या इन्वेस्टमेंट के रूप में। एसआईटी का है तो नॉर्मल बिजनेस है, कहां टैक्सेबल होगा, अंडर हेड पीजीबीपी में। बट इन्वेस्टमेंट के रूप में रखी हो, कहां टैक्सेबल होगा, अंडर हेड कैपिटल एंड गेन में। क्लियर? आगे देखो, इनकम एराइज फ्रॉम लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब दूसरे साइड हम लोग चल रहे हैं, इनकम आपको कैसे हो रही है, लेट आउट करने से हो रही है। लेट आउट कैसे हो रही है जरा पढ़ेंगे आप। जो प्रॉपर्टी तुमने यहां रखा हुआ था, कहां पर रखा हुआ था, सेल के लिए, एसआईटी के रूप में, स्टॉक के रूप में रखा था, उसी प्रॉपर्टी को तुमने किराए में उठा दिया, है ना। अगर किराए पे उठा दिए हो, उससे आपको कोई इनकम हो रही, कैसी इनकम होगी, पीजीबीपी। या तो आप इसको लिख सकते हो और अदर सोर्सेज एज द केस में, जैसा कि। बात समझ में आ रहा है आपके? यहां तक कोई डाउट हो आप मुझको बताओ। क्यों भाई? अगर प्रॉपर्टी रखी तो आप एसआईटी के रूप में, मेन एक्टिविटी क्या है आपकी, सेल करना, बट आप उस दौरान सेल नहीं करो, उसको किराए पर उठा दिए, अदर सोर्स की इनकम कहलाई। कैसी इनकम होगी, अदर। बट ध्यान रखो, हो सकता है कुछ केस में पीजीबीपी भी हो, है ना, जब चैप्टर में आएंगे तब हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा देखोगे यहां पर प्रॉपर्टी उसने रखा हुआ है, कैसे रखा है, इन्वेस्टमेंट के रूप में। तुम अपने घर में रहते हो, उसको किराए पर भी उठा रखा है तुमने। अगर तुमने किराए पर उठा रखा है तो तुमको उससे क्या, कौन सी इनकम होगी, रेंटल इनकम होगी कि नहीं। ध्यान रखो कि रेंटल इनकम कैसे होगी, आप क्या रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर। हमने जब आपको पढ़ाया एक बात बताया, क्या बात बताया मैंने आपको, कि कभी भी ध्यान रखना, तुम कभी भी अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, तो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू पर टैक्स नहीं लगना है, हमेशा उसके रेंटल वैल्यू पर टैक्स लगना है। रेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है, साल भर में जो आपने रेंट रिसीव किया है, वो जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके लेके आए हो, उस वैल्यू पर आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे। वो कैलकुलेशन कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखोगे बैकग्राउंड, जब हाउस प्रॉपर्टी तैयार किए, दो तरह का घर हो गया, एक सेल के पर्पज से, एक लेट आउट के पर्पज से। सेल के पर्पज से दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक एसआईटी के रूप में रखे हो, उसका इनकम टैक्सेबल कहां है, पीजीबीपी में। एक आप इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे हो, इनकम कहां टैक्सेबल है, कैपिटल गेन। फिर लेट आउट में आए, एसआईटी वाले को आपने लेट आउट कर रखा है, इनकम कहां टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स में या पीजीबीपी में। एज द केस में भी जो भी होगा अभी हम लोग उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रखोगे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसको आपने क्या किया है, रेंट पर उठा दिया, उससे जो इनकम हो रही टैक्सेबल कहां होगी, हाउस प्रॉपर्टी में, सेक्शन 20 to 27। हम लोग इसी को डिस्कस करने के लिए यहां पर बात करेंगे भी, ठीक है। तो यहां से
ध्यान रखोगे, चीजें स्टार्ट है हमारी। देखोगे चार्जिंग सेक्शन है हमारा। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 2। मैं आपको पढ़ाया तो बताया, देखो जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो सबसे पहला सेक्शन होगा कौन सा होगा? हमारा चार्जिंग सेक्शन होगा। ये हमको बताएगा किस बिहाफ पर आपकी इनकम टैक्सेबल होनी है और उसके क्या क्या रूल रेगुलेशन है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखोगे यहां पर चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? एनुअल वैल्यू आप निकालो। एनुअल वैल्यू किसकी निकालेंगे? देखोगे द एनुअल वैल्यू शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो आप देखोगे जो ये एनुअल वैल्यू आप निकाल रहे हो, ये एनुअल वैल्यू आप किसकी निकाल रहे हैं? ये एनुअल वैल्यू आप निकाल रहे हो हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है ना? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जिस प्रॉपर्टी की आप वैल्यू कैलकुलेट करे, कंप्यूट करे, उसको आपने क्या नाम दिया? हाउस। देखोगे प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ, प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजों को आपने इंक्लूड कर रखा है। तो आप सबसे पहले जानो प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या है। यहां पर पढ़ोगे प्रॉपर्टी का मतलब क्या? एनी बिल्डिंग। अगर कोई बिल्डिंग है, क्या लिखा उसने? वेदर लोकेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने आपको बताया अगर कोई इनकम आपको एराइज होती है, कहां से एराइज हो रही है? आउटसाइड इंडिया से, तो वो कहां टैक्सेबल होती थी और कैसी इनकम मानी जाती थी, ये सब हम लोग डिस्कस करे थे। कहां पर? रेजिडेंशियल स्टेटस में। तो यहां पर उसने क्या बोला है? अगर आपको किसी भी बिल्डिंग से कोई इनकम होती है, वो बिल्डिंग चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया, वो कहां टैक्सेबल होगी? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब एक चीज आप देखो, हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड है, पढ़ोगे सब लोग। हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड एक्सेट्रा। जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करोगे, इसमें सभी तरह की हाउस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व किया गया है। बात समझ में आ रही है आपके? है ना? यहां पर सभी ऑल टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेट्रा। रेजिडेंशियल का मतलब जहां पर आप रहते हो। बिल्डिंग का मतलब जैसे अगर आप ध्यान दो, बिग बाजार के सामने कौन सी बिल्डिंग है? क्या नाम है इसका? इंदिरा भवन। तो इंदिरा भवन की बिल्डिंग में देखो कई सारी दुकानें उठाएगी, उससे उसको रेंटल इनकम हो रही कि नहीं हो रही? तो कहां टैक्सेबल होगी? हाउस। बात समझ में आई नहीं? तो ध्यान रखोगे। फिर आगे देखोगे यहां पर क्या लिखा है? प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग एनी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, है ना? फिर चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हो, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई और, उससे आपको रेंटल इनकम है टैक्सेबल होगा। कहां पर? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। बट देखोगे जब आप बात करो लैंड अपॉन देयर टू, लैंड हो या कोई अपार्टमेंट हो उससे जुड़ा हुआ, तो देखोगे क्या लिखा है? लैंड अटैच विथ बिल्डिंग। पहली बात क्या लिखा उसने? लैंड अटैच है, किसके साथ अटैच है? बिल्डिंग के साथ। ठीक है। तो कहां टैक्सेबल होगा वो? देखोगे अगर कोई लैंड है उसके साथ कोई बिल्डिंग, अब देखो जैसे हम लोग बात करें किचन, लैंड के साथ इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? पार्किंग प्लेस इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? किसका पार्ट है? हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है? हमने अपने घर में एक ग्राउंड बनवा रखा है, क्या ग्राउंड उस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बना जाएगा? आंसर नो, माना जाएगा। तो ध्यान रखोगे उस प्रॉपर्टी जुड़ी हुई कोई भी बिल्डिंग है, ध्यान रखोगे वो हाउस प्रॉपर्टी की डिफिनीशन में कवर होगी और उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल होगी। इस बात को आपको ध्यान रखोगे। वैकेंट लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड, लेकिन अगर कोई खाली जमीन है तो खाली जमीन को आप बिल्डिंग का पार्ट नहीं मानते हो। अगर इससे कोई इनकम होगी, वो इनकम कहां टैक्सेबल होगी? अंडर हेड अदर सोर्स। इनकम अंडर हेड अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, क्योंकि उस पर कोई बिल्डिंग बनी ही नहीं। और जब बिल्डिंग बनी नहीं तो आप रेंट पर क्या उठाओगे? तो रेंटल इनकम का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वो कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट यहां तक? अब एक चीज देखो, देखोगे सब लोग। हाँ,
अदर सोर्स, बिल्डिंग नहीं थी ना, तो क्या हो जाएगा वो, अदर सोर्स। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि बिल्डिंग नहीं रहा, नहीं उसमें ना कोई, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो क्या कह रहा है ये, कह रहा प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हर केस में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट 3 केस। 3 केस अगर आप छोड़ दो तो हाउस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू टैक्सेबल होगी। कहां पर? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में, बट 3 केस छोड़ दोगे, है ना? यहां पर देखोगे जो केस नंबर 1 है ये कहां पर बताया गया है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन आपका कौन सा है? 22। ठीक है ना? फिर केस नंबर 2 एंड 3 जो है आपका, इसको किसने डिसाइड कर रखा है? इसको डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहां तक अगर कोई आपको समस्या हो आप हमको बताओ, आगे बढ़े। चलो फिर देखो, पहला पढ़ेंगे, पहला केस आप केस नंबर 1 पढ़ो। क्या लिखा है? इफ इट इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन देन इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दी दिस हेड। जहां दिस हेड लिखा है इसको लिख लेंगे अंडर दी हेड हाउस। ये कोचिंग है, कोचिंग मेरे बिल्डिंग पर चल रही है। क्या मैं अपनी बिल्डिंग का रेंट खुद लूंगा? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, कोई भी पर्सन अपनी खुद के बिल्डिंग का रेंट नहीं लेता है। अगर ऐसा हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैं अपनी बिल्डिंग में कोचिंग चलाऊं और उसका हैवी रेंट रख दूं और उसको पीएल में डेबिट करता रहूं, क्या होगा? टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, इनकम जीरो हो जाएगी। इससे क्या होगा? टैक्स प्लानिंग होगी, टैक्स इविजन होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको मना कर दिया। ठीक है ना? जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते थे, याद करो अगर आप पार्टनरशिप पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने कैपिटल पर पे करते थे। हाँ, तभी तो एंट्री पास होती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ठीक है ना? तभी तो ये क्या हो, बात समझ में नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल हो रहा था कि नहीं? कैश में कहीं पेमेंट हो रहा था? नहीं, अजम्पशन लिया गया था केवल। कोई आदमी अपने कैपिटल पर कैसे इंटरेस्ट दे सकता है? बात समझ में आई नहीं? तो उसी तरह यहां पर अगर आप अपने खुद के लैंड पर अपना बिजनेस प्रोफेशन चला रहे हो तो वो उसका कोई भी रेंट रिसीव नहीं हो रहा है और वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखो, कहां नहीं होगी? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर केस नंबर 2 देखेंगे हम लोग। 2 में क्या कह रहा है, पढ़ो। क्या लिखा है? लिखा हुआ है देखो, अगर कोई बिल्डिंग लेट आउट की गई है, किसके लिए? कैरी ऑन दी बिजनेस मोर इफिशिएंटली। टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने अपने इंप्लॉइयों को बिल्डिंग पे रखा है कि नहीं रखा है? बिल्डिंग बना के रेंट पे दिया, क्या रेंट पे नहीं दिया? उनको प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आप सैलरी पढ़ोगे, इसमें परचेज पढ़ोगे, ठीक है ना? तो ये बताओ उन्होंने उनको क्यों दिया है मकान रहने के लिए, स्कूल की फैसिलिटी उनको बच्चों को दी, क्यों दी है? काम को, अगर वो आदमी दूर रहेगा तो अपने घर छुट्टी लेके जाएगा, अपने बच्चों के लिए जाएगा, तो कंपनी का काम डिले होगा कि नहीं डिले होगा? तो कंपनी ने क्या बोला, चल बेटा तू यहीं रह, यहीं काम कर, तेरे बच्चे यहीं पढ़ेंगे।
सबको दिया कि नहीं दिया? क्यों? जिससे कंपनी का बिजनेस इफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन करे। मेरी कोचिंग है, मैंने अपने टीचरों को क्या कर दिया, एक बिल्डिंग प्रोवाइड करा दी, उसमें रहते हूं। क्यों प्रोवाइड कराई? जिससे मेरी कोचिंग और अच्छी चले। क्या है वो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। हमने क्यों प्रोवाइड किया? जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करे। कहां की इनकम है? बिजनेस की इनकम है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि केस नंबर 2, अगर बिल्डिंग लेट आउट की गई है किसके लिए? जिससे कि बिजनेस मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट रन करे। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी। केस नंबर 3 पर आओगे सब लोग। कंपोजिट रेंट की बात करता है। पढ़े भाई। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब या कंपोजिट का मतलब क्या होता है? जब आप मिलावट कर दो। यहां पर देखो क्या बोला है, सेपरेबल है, यहां पर इनसेपरेबल है। देखोगे अगर सेपरेबल है, हाउस प्रॉपर्टी विल बी डिफाइंड। हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सेपरेटली आप डिफाइन कर सकते हो। तो वैल्यू कहां टैक्सेबल है? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना? ध्यान रखोगे केस नंबर 3 में कंपोजिट रेंट है, इसमें दो केस है आपका, सेपरेबल और इनसेपरेबल। जब आप बात करोगे सेपरेबल में, चेक करोगे हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन है, डिफाइन है, टैक्सेबल कहां होगा? अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। बट डिफाइन नहीं है। क्या कह रहे हैं यहां पर? फर्निशिंग वैल्यू विल बी सेपरेटली डिफाइंड। जो फर्निशिंग की वैल्यू है वो अलग से डिफाइन की गई, वो कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबी। ठीक है, या अदर सोर्स में, आई द केस में भी जैसा होगा बात। अगर उसके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है पीजीबीपी में, अदरवाइज कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? तो देखोगे अगर इनसेपरेबल है तो पूरा का पूरा कहां पर जाएगा? पीजीबीपी में या अदर सोर्स में जाएगा। आई द केस में भी जो भी होगा वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, इस बात का। तो कहने का केस नंबर 3 कंपोजिट रेंट से रिलेटेड है ना? अगर देखोगे वैल्यू सेपरेबल है तो अलग ट्रीटमेंट है, वैल्यू इनसेपरेबल है अलग ट्रीटमेंट है। वैल्यू सेपरेबल है, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग से डिफाइन कर रखा है उसने, कहां टैक्सेबल हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। बट अगर फर्निश वैल्यू सेपरेबल अलग से डिफाइन की गई है तो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी अदर सोर्स एज द केस में। फिर इनसेपरेबल के केस में कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में या अदर सोर्स में, जैसा केस होगा वैसा वो बात कर लेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताए? अब पढ़ोगे चार्जिंग सेक्शन। पढ़े सब लोग। देखोगे चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, बताओ बेटा। हाँ हाँ, देखो रेंटल इनकम इज टैक्सेबल। रेंटल इनकम क्या है? टैक्सेबल है अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी। कहां पर टैक्सेबल है? हाउस प्रॉपर्टी में। इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। कब टैक्सेबल होगी? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे आप। तो कंडीशन नंबर 1 जो है आपकी वो क्या है? देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात क्या है? हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो टैक्सेबल क्या होगा? ठीक है, तो पहली बात क्या है? हाउस प्रॉपर्टी हो। दूसरी बात, द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी तो आप रेंट पर क्या उठाओगे? फिर प्रॉपर्टी के आप ओनर हो। अगर ओनर नहीं हो, मान लो मैंने कोचिंग किराए पर ली, हम पूरी कोचिंग नहीं चला पा रहे, आधा प्लेस मैंने किसी को किराए पर दे दिया। अगर आधा प्लेस हम किसी को किराए पर दे दिए हैं तो क्या होगा? बताओ। आपको मैं पढ़ा रहा था रॉयल्टी, तो सब लीज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। जब लेसी पूरा यूज ना कर पाए तो क्या कर रहा था? किसी दूसरे को। उस केस में क्या था? वो सब लीज हो गया। तो अगर मैं किसी से किराया वसूल रहा हूं, मैं कौन हो गया?
सबलेसी हो गया कि नहीं हो गया? वो इनकम मेरी क्या रेंटल इनकम है? नहीं, अदर सोर्स की इनकम। मेरा मेन लाइन एक्टिविटी क्या है यहाँ पर? कोचिंग पढ़ाना। तो कहां पर चला जाएगा? अदर सोर्स में। ठीक है, तो पहली बात हाउस प्रॉपर्टी हो, दूसरी बात एसएससी क्या उसका ओनर, उस प्रॉपर्टी का ओनर। फिर बोनाफाइड ओनर यहां पर नहीं चलेगा। बोनाफाइड ओनर एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी, उस इनकम देखोगे उस हाउस प्रॉपर्टी से कोई ना कोई इनकम डिराइव। इनकम का मतलब कौन सी इनकम से? इनकम का मतलब यहां पर रेंटल इनकम से होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखोगे चार्जिंग सेक्शन ने हमको 3 बात बताया। आपकी रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन टैक्सेबल होने के पीछे 3 रीजन होंगे। पहला रीजन क्या है? हाउस प्रॉपर्टी हो। दूसरा रीजन क्या हो? एसएससी उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर हो। अगर ओनर होगा तभी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? अंडर ए हाउस प्रॉपर्टी में, अदरवाइज वहां पर टैक्सेबल नहीं। अब देखोगे तीसरी बात क्या है? जो इनकम डिराइव हो रही हाउस प्रॉपर्टी से, ध्यान रखोगे वो इनकम कैसी इनकम होनी चाहिए? रेंटल इनकम होनी चाहिए। रेंटल इनकम का मतलब क्या है? किराए से वहां पर पैसा। ठीक है, अगर ये 3 बातें होगी तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे पढ़ो। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पढ़े आप। सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड की है ना। हाउस प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट क्या है ना? लेट आउट का मतलब क्या है? किराएदारी की बात कर रहा है। जब भी आप बात करोगे लेट आउट प्रॉपर्टी की, तो लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? किराएदारी पर उठा रखा है आपने। अगर किराएदारी पर उठा रखा है, उससे कोई इनकम आ रही है, वो इनकम क्या हो जाएगी? ऑलवेज टैक्सेबल होगी। कहां पर? अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई रेंटल इनकम हो रही है ना, हाउस प्रॉपर्टी है, केस नंबर 1, आपने उसको रेंट पे उठा रखा है, पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल है। कहां पर? कोई दिक्कत? अब इधर देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? खुद रह रहे हो आप। अब देखोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या है? आप उसमें रहते हो। अभी आएंगे, केस आएंगे तो परेशान ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रहते हो, रेजिडेंट। या तो देखो क्या लिखा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट किस पर्पज के लिए? पीजी। अभी मैंने आपको केस नंबर कौन सा पढ़ाया था? पहला। तो वही बात यहां पर कह रहा है, अगर प्रॉपर्टी में खुद रहते हो तो 2 केस, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, अपना बिजनेस प्रोफेशन चला रहे हो, उसको इग्नोर मारो। उससे आपको रेंट तो मिल नहीं रहा है, रेंटल इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो टैक्सेबल होने का सवाल, इग्नोर मारो। लेकिन अगर खुद रहते हो तो चेक करो प्रॉपर्टी कितनी तुम्हारे पास। अगर 2 प्रॉपर्टी है एग्जाम, 2 एसओपी, एसओपी का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लिख दो चाहे यहां पर। एसओपी का मतलब क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसपे आप क्या कर रहे हो? खुद रह रहे हो। तो ध्यान रखोगे अगर 2 प्रॉपर्टी है, दोनों क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? एग्जाम हो जाएगी। पहले एक हुआ करती थी हमारे जमाने में, अब आप लोग का जमाना है 2 प्रॉपर्टी एग्जाम। लेकिन 2 से ज्यादा है, क्या लिखा है यहां पर? मोर देन
टू एसओपी। बताओ। हाँ, अगर मोर देन टू एसओपी है, दो से अधिक प्रॉपर्टियां, दो को क्या कर दोगे आप, छोड़ दोगे एग्जाम, और जितने रिमेनिंग है उसको आप क्या मान लोगे, डीम टू बी लेट आउट मान लोगे कि किराए पर उठाई गई, और क्या कर देंगे आप उसको, टैक्सेबल कर देंगे। कहां पर, अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। तो इस चार्ट को आप कायदे से समझ लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी दो तरह की, पहला लेट आउट है हमेशा टैक्सेबल होगा, कहां पर, हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दो बार चेक करो, क्या आप खुद रहते हो या बिजनेस प्रोफेशन चलाते हो, बिजनेस प्रोफेशन चलाते हो इग्नोर, खुद रहते हो दो बातें, दो घर हैं तो एग्जेम, दो से अधिक घर हैं तो दो को एग्जेम करोगे, बाकी को क्या कर दोगे, मान लोगे क्या है ये लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्सेबल कर दोगे, कहां पर, अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। यहां तक कोई डाउट हो बताओ। अमेंडमेंट पढ़ेंगे, अमेंडमेंट अभी बाद में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये लिखेंगे सब बच्चे। कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, गुणा गणित कैसे करनी है आपको हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में। हो जाएगा, बता दीजिएगा। नोट्स मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, सबको मिल गया होगा। चलो अभी मैं सेंड कर देता हूं। देखो, मेनली देखो हमको क्या फोकस करना है, अब यहां पर क्या बात कर रहा है, जीएवी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन में देखेंगे आप, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ग्रॉस एनुअल माइनस कर दियो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ध्यान देना इस बात को सब लोग, देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड हो रहा है, बट ये जो म्युनिसिपल टैक्स ये पेड कौन कर रहा है, अगर इसको टीनेंट पे करता है तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, आंसर इज नो। आंसर क्या है, बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला मैं डिडक्शन दूंगा, बट मालिक कौन है, वही म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स पे करे। अगर टीनेंट पे करेगा मैं किसी भी तरह का डिडक्शन अलाउ नहीं करूंगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो देखोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद जो वैल्यू आके बच गई उसका नाम क्या है, नेट एनुअल वैल्यू, एनएबी। फिर देखोगे आप डिडक्शन है आपके पास अंडर सेक्शन 24 की, अंडर सेक्शन 24 में पहली डिडक्शन है आपकी सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएबी। जितने भी पर्सन हैं उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, जीएबी से माइनस करने के बाद म्युनिसिपल टैक्स जो वैल्यू बच गई एनएबी आ गई। हमेशा 24A कहता है आप जितना भी एनएबी है उसका 30% माइनस कर दो। यह माना जाता है कि जिस मकान में आप रह रहे हो उस मकान का रिपेयर और इनोवेशन होता रहना चाहिए, पुताई उताई के जो खर्चे, पुट्टी उट्टी के जो खर्चे, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट क्या बोला,
कि जितना एनएबी है मुझसे 30% एक साथ ले लो, मैं डिडक्शन मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करूंगा आपको 30%। इसके ऊपर आप चाहे जितना खर्चा करो, हमसे मतलब आप रंगाई कराओ, पुताई कराओ, घिसाई कराओ, टाइल्स मार्बल कुछ चिपकाओ, मुझे मतलब नहीं। मैं आपको केवल कितना क्लेम दूंगा, जितनी वैल्यू आ रही है उसका 30%। कौन सी वैल्यू का? एनएबी का, ना कि जीएबी का। एनएबी मीन जीएबी माइनस म्युनिसिपल टैक्स। एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड कौन करेगा? ओनर ओनली, और कोई पे करता है डिडक्शन अलाउड नहीं होएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो फिर सेक्शन 24 बी आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री और पोस्ट। मकान बनने के पहले का, मकान बनने के बाद का भी जब आएगा बताएंगे। इसके बाद जो इनकम बच गई वही क्या है आपकी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। यही आपकी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी। आपको इस बात को ध्यान रखना है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वो आराम से हमसे पूछ सकता है। बताएं सभी लोग। ये सब माइनस होना है। ब्रैकेट क्या डिनोट करता है आपका? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अब हमारी पढ़ाई यहां चालू होगी, हाउ टू कंप्यूट जीएबी। लिखो, मैं नोट्स गए, आप लोग अपना घर पे बैठ के लिखना, ठीक है ना? ऐप में भी नोट्स अपलोड है। देखोगे हाउ टू कंप्यूट जीएबी को कैसे कैलकुलेट करोगे। जब भी कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी की बात आएगी सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीएबी होता क्या है। पढ़िए आप लोग। देखोगे जीएबी मीन रीजनेबल रेंटल वैल्यू। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी, आप हर महीना 2000 ले सकते हो। हर महीने आप कितना ले सकते हो? 2000। बट क्राउड ज्यादा होने की वजह से वहां का रेंटल वैल्यू कितना चला है? 5000। तो आपने रिकवर कितना किया है ना, लेकिन एक्चुअल कितना ले सकते हो? 2। तो क्या बोला? जीएबी मीन रीजनेबल रेंटल वैल्यू। जो अब क्या किया, इस किराएदार ने कंप्लेन किया तो कितने पे कंसीडर हो गया? 3 पर। बोला कि आप 3 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। 2 मैं रखा हूं, चलो ठीक है, इतनी महंगाई की बात है और क्राउड ज्यादा है, इसकी वजह से आप 3 ले लो, बट 5 नहीं दे सकते। तो रीजनेबल क्या है आपके लिए? कोरोना काल में जैसे 1 रुपए का पैरासीटामॉल 10 रुपए में बिक गया, क्या वो रीजनेबल था? 1 का 2 में बेच लो, 3 में बेच लो, 10 में बेचोगे क्या? ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की उस वैल्यू से है जिस वैल्यू को क्या कर रहे हो आप? रिसीव कर रहे हो। किससे? टेनेंट से। इट इज कंप्यूटेड विद द फॉलोइंग मैनर। आप इसको कंप्यूट कैसे करते हो जस्ट देखो। एफआरबी लिखा है पहला। व्हाट इज मीन बाय एफआरबी? फेयर रेंटल वैल्यू। पढ़ेंगे सब लोग इसको। द रेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन सेम लोकेलिटी, है ना? देखो जैसे अगर सिविल लाइन के एरिया में आप हैं तो सिविल लाइन के एरिया में क्या है? रेंटल वैल्यू हायर कि नहीं? अगर हम लोग उस लोकेलिटी में रहे फिर छोटा बघाड़ा में रहे तो दोनों बहुत अंतर है। वहां का वैल्यू ज्यादा होगा, वहां वैल्यू कम होगा, क्योंकि वो सिविल लाइन का एरिया है, वो पिछड़ा एरिया है। ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी के एरिया में रहोगे और ज्यादा वैल्यू हो सकती है ना? क्योंकि यहां से आपको क्या स्कूल कॉलेज कोचिंग के पास है। ठीक है। एमआरबी रेंटल वैल्यू डिटरमाइन बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्स, है ना? एमआरबी का मतलब क्या होता है? जहां जिस सिटी में आप रह रहे हो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या वहां की लोकल अथॉरिटी जो वैल्यू डिसाइड करती है वो क्या है? आपकी म्युनिसिपल वैल्यू, एमआरबी। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? ध्यान। एसआरबी क्या है? द हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल है ना? हाईएस्ट पॉसिबल रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट है 1972। रेंट को कंट्रोल करने के लिए, अगर रेंट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा क्या हो जाएगा? आपके ऊपर हैवी बर्डन पड़ जाएगी कि नहीं पड़ेगा? तो उस बर्डन को कम करने के लिए क्या किया गया है? एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया है। जब वो रेंट की वैल्यू डिसाइड करता है उस वैल्यू को आपने क्या नाम दिया? एसआरबी, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। एक स्टैंडर्ड फिट कर दिया है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। वही वैल्यू क्या है? आपकी स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू है। इस बात का आपको ध्यान। यहां तो कोई डाउट? एआरबी क्या है? एक्चुअल रेंटल वैल्यू।
अभी मैंने आपको बताया था ना 5,000 था, 2,000 गवर्नमेंट में, बट डिसाइड कितना हुआ था? 3। एक्चुअल में आपको कितना रेंट रिसीव हुआ? वही क्या है आपका ARB। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके कंप्यूटेशन पर। ये चार्ट सब लोग बनाइए, जिसका बना होना बने, जिसका नहीं बना बनाए। इससे अच्छा आप ये चार्ट बना लो, ये पहला नोट। हो गया? वैसे याद करने में आसानी है। FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े ना सेकेंड ईयर में? देखो, फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, दोनों में से जो हायर हो पहले आप चेक करो। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करोगे आप? चेक करोगे हायर किसमें से? FRB से और MRB। जो हायर होगा उसको वैल्यू को क्या कर लोगे आप? पुट कर लोगे। फिर उसका कंपेरिजन आप किससे करेंगे? SRB से। देखो ये जो हायर वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर लिया तुमने। इसका कंपेरिजन आप किसके साथ करोगे? SRB से। अब SRB और जो हायर वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यू में से हमको क्या चेक करना है? जो लोअर वैल्यू, इसका नाम क्या? ERB। ERB का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, है ना? ERB का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेक्टेड रेंटल। बात समझ आएगी नहीं? लिख लेना इसको। अब एक्सपेक्टेड ERB और ARB जो हैं, देखेंगे ERB और ARB, इन दोनों में से जो हायर है, वही क्या हो जाएगा आपका? वही आपका हो गया GAB। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? FRB MRB जो हायर है उसका कंपेरिजन SRB करो, उन दोनों में जो लोअर है उसका जो लोअर होगा वो क्या हो गया? ERB हो गया। ERB का ARB कंपेरिजन करो, जो हायर हो गया वही क्या हो गया आपका? जी। यहां तक कोई डाउट है बताओ? ठीक है, तो ध्यान रखोगे आपको मैंने क्या क्या लिखा दिया। जी, ऐसे आप लाइन से लिख लेना इसको। इन दोनों में से क्या चेक करना है? हायर की जो वैल्यू आ गई उसका कंपेरिजन किससे करना है? SRB से। इसमें से जो लोअर आ गया, लोअर का नाम क्या पड़ गया? ERB। इसका कंपेरिजन आप किससे कर लेंगे? ARB से। इसमें से जो हायर हो गया
वही क्या हो गया आपका जीएबी। ये कब अप्लाई होगा केस, जब वैकेंसी नहीं होगी, जब वैकेंसी नहीं होगी, वैकेंसी मतलब जब मकान भी खाली ना हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। चलो लिखो पहला, FRB 10,000 है, MRB 12,000 है, SRB 10,000 है, FRB 15,000 है, सॉरी ARB। आप GAB बताइए हमको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। वैकेंसी के केस में जीबी कैसे कैलकुलेट करना है अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले ये तो आपको इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों चेक करो हायर क्या है ना। फिर SRB कितने का है, 10,000 का है ना। इन दोनों कंपेरिजन करो, इसमें लोअर क्या है, यही क्या हो गया आपका ERB। अब हम लोग ARB चेक कर लें। तो अगर देखो आप ERB कितने का है, 10 का है, ARB कितने का है, 15 का है। तो इसमें से हायर क्या है, 15, 15 क्या हो गया आपका। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? दो केस दिया गया ऊपर, देखो सॉल्व करो, जीएबी में निकालो इसमें। हम्म हम्म। पहला क्या है, FRB और MRB में से हमको हायर चेक करना है। तो FRB 22 का है, MRB 25 का है। हायर क्या है हमारा 25, SRB दिया है हमारा कितने का, 24 का। हायर हो गया ना ये। इन दोनों में लोअर क्या है, 24। ARB 2500 का, एक महीने 12 महीने कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए। तो GAB हमारा क्या हो गया, है ना। पहला केस ये। दूसरा में FRB कितने का है, 44 का, 50 का। दोनों में से हायर क्या है, 50। SRB कितने का है, 48 का है। दोनों में लोअर क्या है, 48। 5,000 पर मंथ है, 12 महीने कितने पाया, 60। तो ज्यादा क्या है, तो 60 हो गया। नोट कर लें आप। यहां तक कोई डाउट होता हो?